स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है हम लोग डेली जो है एसएससी जीडी का हो, बिहार एसएससी का हो या बिहार सचिवालय का या सीजीएल का किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में जहां पे आपको समान अध्ययन आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को जांचिएगा। आज के पहले प्रश्न में देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टियों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। मतलब आपको पूछ रहा है हड़प्पा संस्कृति में जो भी मुद्रा मिला है या पक्की मिट्टी मिली है, तो उस मिट्टी में किस पशु का चित्र नहीं किया गया है। तो उस चित्र में जो है आपको गाय का चित्र कहीं भी अंकित नहीं किया गया है दोस्तों। और यहाँ पे हाथी का अंकित किया गया है, गैंडा का भी किया गया है और बाघ का भी इसका चित्रण किया गया है, लेकिन गाय का चित्रण नहीं हुआ है। इससे मिलती जो क्वेश्चन मिलेगा एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा की सभ्यता दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पे कांस्य काल यानी तांबा का जो है पहचान हो चुका था, लोहा का पहचान नहीं हुआ था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। आपको याद होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किस भगवान की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते हैं वो पशुपति भगवान को, यानी हम शिव जी को कह सकते हैं। विष्णु जी को नहीं होता है, इंद्र का नहीं, और ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता था उतना, लेकिन पशुपति का अंकन मिला है इसलिए पशुपति के लोग पूजा करते थे, ऐसा प्रतीत होता है। इससे क्वेश्चन है जो आपको दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को सर्वप्रथम जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। सबसे पहले जो खोज किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को। और वैदिक सभ्यता आपको ग्रामीण थी, ये याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता आपको ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, नगरीय थी, शहरी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को अभी तक कोई पहचान नहीं पाया है, क्योंकि उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब पढ़नी है अभी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला याद रखिएगा, मोहनजोदारो का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो जो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो भाषा का जो प्रयोग करते थे वो आपको संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, द्रविड़ का नहीं करते थे, प्राकृत और पाली का नहीं। प्राकृत से दोस्तों याद रखेगा, महावीर जो है गौतम बुद्ध है, वो तो गौतम बुद्ध जो है आपको जो भी भाषा दिए है वो पाली भाषा में दिए थे, और महावीर जो दिए थे आपको प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना गया है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। जबकि शास्त्र संगीत के सिद्धांत की विवेचना, शास्त्र संगीत यानी संगीत के जन्मदाता जो है ऋग्वेद सामवेद को माना जाता है। संगीत के, भारतीय संगीत का जन्मदाता सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, किसने लिखी। यानी कि आपको मिताक्षरा का बात किया जा रहा है, तो उसने लिखा है, वो जो आदमी थे आपको विज्ञानेश्वर थे। ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे। ऑप्शन ए में है मनु। मनु को हम लोग सबसे प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को मानते हैं लोग। सबसे प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक माना जाता है वो किसको माना जाता है, मनु को। और भारत के जो प्रतीक चिन्ह है जहाँ पे आपको सत्यमेव जयते लिखा रहता है, तो वो किस वेद से लिया गया है, तो मैंने मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। पुराणों की कुल संख्या पूछेगा एग्जाम में, तो आप याद रखें पुराणों की कुल संख्या जो आप 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितना है, 18 है। नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। यानी उपराष्ट्रपति को आपको पद से हटाना है तो उसके लिए जो संकल्प पेश किया जाता है वो राज्यसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा के द्वारा पेश होता है, जिससे उपराष्ट्रपति हटेंगे। ऑप्शन बी में है लोकसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये नहीं होंगे। ये भी याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और उपराष्ट्रपति पद जो है आर्टिकल 66 में है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, या भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति है अभी वो जगदीप धनखड़ है, याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट देख रहा है, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन किस देश में सर्वोत्तम होता है। यानी कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति का पावर होता है, ये आपको बताना है। तो पाकिस्तान देश में नहीं है, भारत देश में नहीं है, दोनों आपको प्रधानमंत्री का पावर ज़्यादा रहता है। इंग्लैंड में भी नहीं है दोस्तों, ये आपको यूएसए है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए में आपको सर्वोच्च जो है आपको राष्ट्रपति है।
राज्यसभा में उपराष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो आप याद रखिएगा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के जो रक्षा संगठन है उस सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तीनों ही कमांडो का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति को माना जाता है, राष्ट्रपति ही होते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा, आपको बताना है। ऑप्शन ए में है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेब्यूला और सीरियस। सबसे जो चमकदार तारा है दोस्तों वो आपको सीरियस है। ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा सीरियस सबसे चमकदार तारा है आकाश में। जबकि बात करें ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन होता है, तो अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा होता है। याद रखिएगा ब्रह्मांड में विस्फोट तारा अभिनव तारा होता है। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है, सूर्य की सबसे बाहरी जो सतह है उसका नाम है प्रकाश मंडल। और सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, सूर्य में हाइड्रोजन दोस्तों होता है 71% और हीलियम होता है 29%। याद रखिएगा हाइड्रोजन जो हो जाएगा आपको 71% हो जाएगा और हीलियम उसमें रहता है वो आपको 29% रहता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों जब सूर्य ग्रहण जब होता है ना, वो आपको चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये पृथ्वी हो गया अर्थ और ये हो गया सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए यानी मून आ जाए। याद रखिए SME, यानी SME मतलब क्या, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो आपको सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि आगे S है इसलिए सूर्य ग्रहण हो जाएगा SME। याद रखिएगा, याद हो जाएगा। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो ये भी याद रखिएगा सूर्य ग्रहण जो आपको अमावस्या के दिन होता है, जबकि चंद्रमा जो होता है पूर्णिमा। सूर्य ग्रहण में याद रखिए सूर्य ग्रहण है यहाँ पे और यहाँ पे अमावस्या है। अमावस्या में स है, देखिए यहाँ पे अमावस्या में स है इसलिए सूर्य ग्रहण हो जाए, मान लेते हैं याद करने के लिए। और चंद्रमा में म है, चंद्रमा में आपको म है लास्ट में, अब पूर्णिमा में ही म है, तो याद रखिएगा दोनों ही याद रखना है। सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। सूर्य जी के पृष्ठ पर जो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, साइंस के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा अंडा देने वाली स्तनपायी नहीं है, यानी कि ये जो जानवर है जो स्तनपायी है, मैमल्स है, वो अंडा देने वाली है। आमतौर पे सभी स्तनपायी जो होते हैं वो बच्चा देते हैं, लेकिन ये दो है प्लेटिपस, ऑप्शन ए डी देख रहे हो, प्लेटिपस और एकेडिना, ये दोनों दोस्तों अंडा देने वाली स्तनपायी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, यानी कि कौन ऐसा जीव है यहाँ पे जिसके द्वारा मुकुलन द्वारा भी प्रजनन होता है, तो हाइड्रा दोस्तों जो है वो आपको विखंडन के द्वारा, मुकुलन जो है मुकुलन बडिंग्स के द्वारा इसमें आपको प्रजनन होता है, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में। नेक्स्ट देखते हैं आपको प्लाज्मोडियम जो है दोस्तों, प्लाज्मोडियम वो जीव जो है बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। प्लाज्मोडियम जीव जो होता है बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, जबकि अमीबा जो है द्विविखंडन होता है। अमीबा जो होता है आपको द्विविखंडन में प्रजनन करता है। और पोरिफेरा संघ के प्राणी जो होता है अगतिशील होते हैं, यानी चल फिर नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं पोरिफेरा के प्राणी। ये याद रखिएगा, कहेगा कौन सा संघ के प्राणी गतिशील नहीं होते यानी अगतिशील होते हैं, तो पोरिफेरा संघ के प्राणी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, तो स्पंज दोस्तों ये एक प्रकार का एनिमल है, पशु है स्पंज। नेक्स्ट देखते हैं साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसने दिया, तो यह एक नारा है साम्राज्यवाद का नाश हो। यह नारा जो आपको भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह के द्वारा ये नाश माने ये जो वादा है नारा है ये किया गया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। जबकि बात करें बाल गंगाधर तिलक का, तो स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये आपको किसने बोला है, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला है। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ बोला है, नारा दिया है, तो पूर्ण स्वराज या आराम हराम है। क्वेश्चन पूछेगा आराम हराम है किसने नारा दिया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। लाला लाजपत राय ने क्या दिया है, तो लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है आपको किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कांग्रेस का प्रथम विभाजन किसके अध्यक्षता में हुआ, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विभाजन हुआ पहली बार वो किसके अध्यक्षता में हुआ, अध्यक्ष का पूछा नाम। तो ऑप्शन ए में आपको रास बिहारी बोस है, रहीमतुल्लाह सियानी है, बदरुद्दीन तैयबजी है, बिशन नारायण धर है। तो आपको आंसर जो हो जाएगा रास बिहारी बोस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं।
कांग्रेस का प्रथम विभाजन दोस्तों हुआ था 1907 में, जिसका अधिवेशन का नाम है सूरत अधिवेशन, और अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने। दोस्तों याद रखिएगा, रास बिहारी बोस 1907 सूरत अधिवेशन प्रथम विभाजन। जबकि पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था रहीमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में 1896 में कोलकाता में। याद रखिएगा, कोलकाता प्लेस था आपको, 1896 ईयर था, और रहीमतुल्लाह सैनी जो आपको अध्यक्षता बने थे। जबकि पूछा जाए कि आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब बदरुद्दीन तैयबजी जो थे आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। यानी कि आपको हवाई अड्डा का बात किया जाए तो ये हवाई अड्डा आपको वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर जो है थे बहुत ही क्रांतिकारी, अच्छे क्रांतिकारी थे, संगठन थे। पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे आपको पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में ही वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और याद रखिएगा, वीर सावरकर जी ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत एक संस्था थी, तो अभिनव भारत की स्थापना किया था 1904 में। ये क्रांतिकारी संगठन थी, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी वीर सावरकर जी के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। क्वेश्चन पूछेगा कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो बेंगलुरु में, कर्नाटका की राजधानी में। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो गोवा में, जिसकी राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी, वहाँ पे है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट परियोजना से संबंधित एक क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है। नदी का नाम बताना है जहाँ पे आपको माता टीला परियोजना स्थित है, तो नदी आपको दोस्तों है बेतवा नदी, केन बेतवा नदी पे ही स्थित है माता टीला परियोजना। जबकि भागीरथी नदी पे है उत्तराखंड में, आपको याद रखिएगा टिहरी बांध परियोजना, वो आपको भागीरथी नदी पे स्थित है। जबकि कोयना परियोजना, कोयना नदी महाराष्ट्र में, याद रखिएगा कोयना परियोजना किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पर ही है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेडियम से, बाराबाती स्टेडियम किस राज्य में है, तो बाराबाती स्टेडियम दोस्तों आपको राज्य का बात पूरा रहता है, राज्य में है आपको उड़ीसा। जबकि कटक यहाँ पे आपको है, कटक उड़ीसा के कटक में स्थित है बाराबाती स्टेडियम। नेक्स्ट देखें दिल्ली में, तो दिल्ली में कौन सा आपका है, तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक, जिसका अभी नाम क्या, सॉरी वहाँ पे है ये जो आपको पश्चिम बंगाल का बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में है, आपको ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है पश्चिम बंगाल में। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है। जमशेदपुर झारखंड में कौन, आपको कीनन स्टेडियम, क्वेश्चन याद रखिएगा कीनन स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर झारखंड में, ईडन गार्डन कोलकाता में, वानखेड़े मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं संस्थान से क्वेश्चन है, भारतीय खेल खगोल संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान, तो खगोल से याद रखिएगा, खगोल आपको बेंगलुरु में है, इसरो का मुख्यालय भी आपको बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी देख रहे होंगे पुणे, तो पुणे में क्या है, तो भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है, भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान जो आपको पुणे में स्थित है। जबकि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, नेशनल जो समुद्र विज्ञान संस्थान है आपको, वो पणजी में स्थित है, याद रखना आपको। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल का नाम क्या है, यानी समाधि स्थल से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, चैत्रा भूमि, एकता स्थल, सदैव अटल और आपको कर्मभूमि। तो याद रखिएगा, आपका बात पूछ रहा है शंकर दयाल शर्मा जी का, तो शंकर दयाल शर्मा से याद रखिएगा, शंकर जी कर्म करेंगे यानी कर्मभूमि, शंकर दयाल शर्मा जो है आपको कर्मभूमि से याद रखना है आपको। और ये है बात है चैत्रा भूमि, तो भीमराव अंबेडकर जी जो है समाधि स्थल है चैत्रा भूमि कहलाएगी। और सदैव अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी को। नेक्स्ट दोस्तों है, एलोरा की गुफा को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, यानी एलोरा का गुफा की बात हो रहा है, तो एलोरा का गुफा 1983 में आपको विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। एलोरा की गुफा है कहाँ, तो महाराष्ट्र में है, 1983 में इसको विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करें 1984 में, तो 1984 में सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो आपको विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था, जो कि उड़ीसा में आपको 1984 में जोड़ा गया था। जबकि बात करें 1985 का, तो 85 में याद रखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या मानस, 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए, मानस, काजीरंगा और केवलादेव। मानस और काजीरंगा दोस्तों असम में है, जबकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान, आरजे राजस्थान में है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का ही दोस्तों नाम है घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय थल सेना को कितने कमांड में बांटा गया, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, थल सेना जो है आपको कितने कमांड में बांटा गया, तो दोस्तों आपको ऑप्शन 6 नहीं मानना है, 3, 8 नहीं मानना है दोस्तों। थल सेना आपको 7 कमांड में बांटा गया है। थल सेना का है या आपको वायुसेना का है, दोनों आपको याद रखना है, 7 में, वायु 7 कमांड में बांटा गया थल सेना को और वायुसेना को। जबकि बात किया जाए जल सेना को, तो जल सेना को आपको 3 कमांड में
बांटा गया है। ये याद रखना है, जल सेना को 3 कमान में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है, पुराने सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि पुराना सिक्का जो है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है, तो उसको हम लोग कौन सी विषय में करेंगे, तो न्यूमिस्मैटिक्स विषय में। यानी न्यूमिस्मैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं पुराने सिक्कों का। जबकि बात करें सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर से याद रखिएगा रेशम कीड़ा, रेशम का जो आपको अध्ययन किया था रेशम कीड़ा का, तो वो सेरिकल्चर में। और ऑप्शन बी में है ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी में होता है, ऑर्निथोलॉजी में। नेक्स्ट है आपको हॉरोलॉजी, तो दोस्तों हॉरोलॉजी में आपको समय का अध्ययन कहता है, यानी आपको क्या समय है, समय का अध्ययन किस में होता है, तो हॉरोलॉजी, HORO हॉरोलॉजी में आपको होता है समय का अध्ययन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।